हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है उसामा मुबारक। वेलकम टू द लॉ कम्युनिकेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं अपने पिछले वीडियो की, जिसमें हमने राइट टू इक्वलिटी को डिस्कस किया था। दैट इज़ आर्टिकल 14। उसका पार्ट सेकंड हम आज डिस्कस करेंगे। हमने लास्ट वीडियो में ये डिस्कस किया था कि इंटेलिजिबल डिफरेंशिया क्या होता है और रैशनल नेक्सस क्या होता है। पार्लियामेंट जो लॉ बनाती है उस लॉ का एक पर्पज़ होता है, उसको एक पर्पज़, एक रिजल्ट देना होता है लॉ को, कि वो सोसाइटी में इक्वलिटी प्रिवेल करवाए। जो लॉ बना है, अगर वो लॉ एक रिज़ल्ट सर्व नहीं करता है, एक रिज़ल्ट नहीं देता है, तो एक इंटेलिजेंट रीज़न नहीं देता है, तो वो लॉ वॉइड हो जाएगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा। और जो रिज़ल्ट हम अचीव करना चाह रहे हैं लॉ से, तो रिज़ल्ट के बीच और लॉ के बीच एक रैशनल नेक्सस होना चाहिए, एक रैशनल कनेक्शन होना चाहिए। उसको हम लॉ को इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करेंगे और उसको अच्छे से एडमिनिस्टर करेंगे। तो एक कॉन्सेप्ट आया रीजनेबल क्लासिफिकेशन का। रीजनेबल क्लासिफिकेशन बात करता है जो लॉज हैं हमारे, वो कितने रीजनेबली क्लासिफाइड हैं, क्योंकि हमारी इंडियन सोसाइटी बड़ी डाइवर्स सोसाइटी है। इसमें अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं, गरीब हैं, अमीर हैं, लंबे हैं, छोटे हैं, अलग अलग तरीके के डिस्क्रिमिनेशंस हैं। तो उसको श्योर करने के लिए कि हर इंसान को उसके लेवल की इक्वलिटी मिल पाए, एक समानता सोसाइटी के अंदर मेंटेन हो पाए, इसलिए जो कोर्ट ने एक केस के अंदर कॉन्सेप्ट लेके आई रीजनेबल क्लासिफिकेशन का, कि लॉ को इस तरह से क्लासिफाई किया जाए कि हर तबके का आदमी, हर कैडर का आदमी, हर ग्रुप का आदमी को उसके अकॉर्डिंग, उसके रेस्पेक्ट में इक्वलिटी मिल पाए। तो कोर्ट के सामने पहला केस आया केदारनाथ भजौरिया का केस। 1953 का रिपोर्टेड जजमेंट है। इसमें केस ने 3 टेस्ट लेट डाउन किए। कोर्ट ने कहा कि जो लॉ आप बनाने जा रहे हैं उनका रीजनेबल क्लासिफिकेशन इस तरह से हो कि वो लॉ आर्बिट्रेरी ना हो। पहला टेस्ट ये था। दूसरा था कि जो एक रैशनल ऑब्जेक्टिव है लॉ का, वो एक अच्छा रिजल्ट दे, एक रैशनल कनेक्शन होना चाहिए लॉ के साथ और उसके रिजल्ट के साथ। और तीसरा था कि लॉ जो है आर्टिफिशियल ना हो, इवेजिव ना हो, और वो इरेगुलरिटीज क्रिएट ना करे सोसाइटीज़ के अंदर, एमंग द डाइवर्स सोसाइटी, सो दैट द इक्वलिटी कुड बी मेंटेन्ड इन इटसेल्फ। फिर केस आया हमारे पास पी राजेंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। 1968 का रिपोर्टेड जजमेंट है। इस केस में कोर्ट ने कहा कि जो मेडिकल सीट्स आपको डिस्ट्रीब्यूट करनी है डिस्ट्रिक्ट वाइज, तो वो आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स करेंगे मेडिकल की, तो आपको एक डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा टैलेंट मिलेगा और दूसरे डिस्ट्रिक्ट में कम टैलेंट मिलेगा। जो कम टैलेंट वाला इंसान होगा उसको जॉब मिल जाएगी, और जो ज़्यादा टैलेंट वाला होगा उसको जॉब नहीं मिल पाएगी, वो उस जॉब से वंचित रह पाएगा। तो इस तरीके से जो बेस्ट अवेलेबल टैलेंट होगा वो हम रिक्रूटमेंट में नहीं पहुंचा पाएंगे, एम्प्लॉयमेंट में नहीं पहुंचा पाएंगे। फिर केस आया एयर इंडिया वर्सेस नरगिस मिर्जा। इस केस में क्वेश्चन उठा जो एयर होस्टेसेस होती हैं उनकी प्रेगनेंसी के ऊपर। तो जो एयर होस्टेस फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई है, तो ये प्रोविज़न था एयरलाइंस के रेगुलेशंस में कि उस एयर होस्टेस को रिटायरमेंट देना पड़ेगा अपना, और वो आगे सर्व नहीं कर पाएगी। जो एयर होस्टेस 4 साल बिताने के बाद, एयरलाइंस में सर्व करने के बाद, उसको इस बेस पे कि वो प्रेग्नेंट है उसको निकाल दिया जाता है, तो अपने आप में ही एक क्रूअल एक्ट है, एक कैलेस एक्ट है। कोर्ट ने कहा कि जो वुमेनहुड है वो अपने आप में ही एक सैक्रोसेंट और एक चेरिश्ड इंस्टीट्यूशन है, उसके साथ इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन सही नहीं है। और कोर्ट ने ये मानते हुए कहा कि जो डायरेक्टर्स होते हैं, जो रेगुलेट करते हैं एयरलाइंस के अंदर सारे रेगुलेशंस को, उनके पास जो अनफेटर्ड, अनलिमिटेड डिस्क्रिशन है उसका भी गलत इस्तेमाल होता है। तो उस रेगुलेशन को ही कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया और कहा कि जो वुमेन है अगर वो प्रेग्नेंट होती हैं उनको एक अच्छा रेगुलेशन प्रोवाइड करना चाहिए एयरलाइंस को, और उनके साथ इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि गवर्नमेंट की आर्बिट्ररी पावर्स किस केस में यूज हुई हैं। तो केस था स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली सरकार। इस केस में यह था कि गवर्नमेंट को सर्टेन ऑफेंसेस को क्लासिफाई करना था, पर उस रेगुलेशन में यह नहीं था कि गवर्नमेंट किस बेस पे इन ऑफेंसेस को क्लासिफाई करेगी। गवर्नमेंट के पास आर्बिट्रेरी पावर थी, अनफेटर्ड पावर थी, एक तरीके से अनलिमिटेड पावर थी कि अपने अकॉर्डिंग किसी भी ऑफेंस को स्पीडी ट्रायल के लिए क्लासिफाई कर दे। तो ये जो रेगुलेशन था, ये जो एक्ट था, चैलेंज हो गया कोर्ट में, और कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताते हुए कहा कि जब गवर्नमेंट आर्बिट्रेरी पावर्स को इस्तेमाल करती है,
जो रीजनेबली क्लासिफाइड नहीं है, या तो गवर्नमेंट को ये अच्छे से पता हो कि उसकी ये पावर्स हैं, इसकी ये डिस्क्रिशंस हैं, उसका अनलिमिटेड इस्तेमाल ना हो, तो गवर्नमेंट उस तरह से करे। अगर गवर्नमेंट अनरीजनेबल या अनफेटर्ड या अनलिमिटेड पावर इस्तेमाल करती है, आर्बिट्रेरी पावर इस्तेमाल करती है ऑफेंसेस को क्लासीफाई करने में, तो ऐसा गलत है। कोर्ट ने उस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया। फिर हमारे पास केस आता है अमीरुन्निसा बेगम वर्सेस महबूब बेगम। अमीरुन्निसा बेगम के केस में 2 लेडी का केस था। उनको सक्सेशन राइट्स डिक्लेयर करने थे कोर्ट को, और ये डिसाइड करना था कि जो हमारी लेडीज़ हैं सक्सेशन एक्ट में, उनको कोर्ट में जाने का अधिकार है कि नहीं है। तो उन्होंने यही एक्ट चैलेंज कर दिया कि सक्सेशन एक्ट में वो अपना राइट क्लेम कर सकती हैं कोर्ट में या नहीं कर सकती हैं। तो उस पर ये लॉ था कि वो क्लेम नहीं कर सकती हैं। इसी वजह से कोर्ट ने उस एक्ट को ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया और कहा कि दीज बोथ लेडीज हैव अ राइट टू एजर्ट देयर क्लेम इन अ कोर्ट ऑफ लॉ एंड दे कैन डू सो। तो दिस succession act is unconstitutional, which is not providing them the right of assertion in a court of law. फिर हमारे पास केस आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, ईपी रोयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। ईपी रोयप्पा के केस में जो एक पुराना डॉक्ट्रिन इंटेलिजिबल डिफरेंशिया का चला आ रहा था, जो एक रैशनल एक्सेस का डॉक्ट्रिन चला आ रहा था, उसमें एक बुनियादी सवाल ये था कि जो रूल ऑफ लॉ है वो प्रिवेल होना चाहिए। नो वन इज सुपीरियर टू लॉ, एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ। और कोर्ट ने ये कहा कि जो रूल ऑफ लॉ है वो रूल ऑफ लॉ इक्वलिटी बिफोर लॉ पे बेस्ड है, और इक्वलिटी बिफोर लॉ में खाली रूल ऑफ लॉ ही नहीं आता है, उसमें प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस भी आते हैं। तो कोर्ट ने स्पेसिफिकली ईपी रोयप्पा के केस में ये कहा कि इक्वलिटी बिफोर लॉ मीन्स नॉट ओनली द रूल ऑफ लॉ बट ऑल्सो रूल ऑफ लॉ इन एडिशन विथ प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो आप इन केसेस को रिव्यू करिए और डिटेल में पढ़िए और जानने की कोशिश करिए कि रीजनेबल क्लासिफिकेशन, इंटेलिजिबल डिफरेंशिया और रैशनल नेक्सस में क्या क्या अंतर है, और कैसे कैसे ये स्टोरी डेवलप हुई, और कैसे केसेस ने कोरिलेट किया और हमारे कोर्ट्स ने इंटरप्रेट किया कि किस तरह से रीजनेबल क्लासिफिकेशन लॉज का होना चाहिए, जिससे सोसाइटी के अंदर इक्वलिटी प्रिवेल कर पाए और सबको अपना ड्यू मिल पाए, सबको एक स्पेशल प्रिविलेज ना मिल पाए, बट इक्वलिटी प्रिवेल करे अल्टीमेटली। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो आर्टिकल 15 पे है। दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इन द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन। स्टे ट्यून्ड। थैंक्स।